Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So today our topic is graphical presentation of the quantitative data. So let's start with it. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. इट इंक्लूड्स हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको हम ऑगिफ भी कहते हैं, स्टेम एंड लीफ, डॉट प्लॉट एंड स्कैटर्ड प्लॉट. अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से. हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? द हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. जब आप न्यूमेरिकल डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसको क्या कहते हो कि ये हिस्टोग्राम है. ठीक है. इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल. कंटिन्यूस वेरिएबल का ये एक एस्टिमेट है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन. और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल पियर्सन ने. द बार ग्राफ प्लॉट of the data with bars placed adjacent to each other. हिस्टोग्राम बेसिकली होता क्या है? ये बार ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें आप डाटा को प्लॉट करते हो बार्स की फॉर्म में. ठीक है. और बार्स जो है ना वो हर किसी के एडजेसेंट जो है वो प्लेस की जाती हैं साथ साथ. अब हिस्टोग्राम की आपको शेप नज़र आ रही है. अ बार ग्राफ दैट डिस्प्लेज द डाटा फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ये एक बार ग्राफ है जिसने डाटा को डिस्प्ले किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से. आपको नज़र आ रहा है कि इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जिस पे लिखा हुआ है एजेस ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस. ठीक है. वो क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. एक्स एक्सिस जिस पे आप क्या लिखेंगे? क्लास बाउंड्रीज. 20.5, 30.5, 40.5 एंड सो ऑन. दीज आर द क्लास बाउंड्रीज. ऑन द अदर हैंड द वाई एक्सिस जिसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग फ्रीक्वेंसी. उस पर आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जैसे 0, 10, 20 एंड 30. अब आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है कि हिस्टोग्राम बना हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई गैप्स नहीं है. बार्स आर कॉन्टिग्यूस हैं, कोई गैप्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. हाउ डू आई क्रिएट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं देखूंगी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे मैं हिस्टोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ. सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा? स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस. आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है. स्टेप नंबर 2 इज लेबल द एक्स एक्सिस यूजिंग द क्लास बाउंड्रीज. जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एक्स एक्सिस पे आप क्लास बाउंड्रीज प्लेस करेंगे. स्टेप नंबर 3 में आप वाई एक्सिस को लेबल करेंगे यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल दैट इनकम्पासेस द हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज. जिस पे आप क्या लगाएंगे? हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज जो भी होंगी वो आप करेंगे, लेबल करेंगे. स्टेप नंबर 4 में आप वर्टिकल बार्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे, कंटिग्यूस वर्टिकल बार्स. अब जैसे आपको ये डाटा गिवन है एजेस ऑफ द NASCAR नेस्कार नेक्सटेल कप ड्राइवर्स इन हीयर. डाटा आपको ये सारा गिवन है. आपने इसमें क्या करना है? क्लास बाउंड्रीज बनानी है और क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद आपने हिस्टोग्राम बनाना है. ठीक है. अब हमारे पास हमने डाटा को अरेंज किया, क्लास लिमिट्स ली हमने. क्लास लिमिट्स मैंने आपको पिछली क्लास वर्ड और क्लास लिमिट्स जो है पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. हमने इसकी क्लास लिमिट्स बनाई 20 to 29, 30 to 39. इसकी हमने फ्रीक्वेंसीज देखी क्या थी. फिर हमने इसी से रिलेटेड बनाई क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज आप कैसे बनाते हो? आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से माइनस और प्लस करते हो. ठीक है. जो लोअर लिमिट होती है जस्ट लाइक 20, उसमें से आप माइनस करोगे 0.5 को तो आपके पास आएगा 19.5. अगर आप उसी तरह फिर अपर लिमिट में 29 है, जैसे अपर लिमिट 29 है उसमें आप 0.5 प्लस करोगे तो आपके पास 29.5 आ जाएगा. इस तरह आपकी सारी जो है क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी. क्लास बाउंड्रीज हिस्टोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्लास बाउंड्रीज यूज़ करते हुए हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे. अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. ये आपके पास पूरा डाटा गिवन है. इस डाटा को आप अरेंज करोगे, बाद आप इसके टेबल बनाओगे. टेबल उसी तरह आपने बनाना है. क्लास इंटरवल लिया आपने, फ्रीक्वेंसी ली. अब मैंने ली हुई है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास ये जितनी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 3, 7, 13, 8, 5 एंड 4, इन सब की आपने एडिशन करनी है. इन सब का सम निकालना है. उस सब का सम आएगा 40.
अब जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, आपने 3 को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो आपके पास 40 आया था। जब आपने सम किया था फ्रीक्वेंसी का तो आपके पास आया था 40। उस 40 से आपने डिवाइड कर देना है, हर किसी को आपने टोटल से डिवाइड कर देना है। 70 को 40 से, 13 को 40 से आपके पास आ जाएंगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब हिस्टोग्राम उस डाटा का आपने ये ड्रॉ कर दिया। फ्रीक्वेंसी आपने ली वाई एक्सिस पे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लिया आपने एक्स एक्सिस के ऊपर। The effects of the measurements class size on a histogram. Histogram showing greater detail can be obtained by. अब जो ज़्यादा डिटेल बता रहे होंगे हिस्टोग्राम, वो आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? डिटरमाइनिंग ऑफ द क्लास साइज। सबसे पहले आप क्लास साइज डिटरमाइन करोगे, फिर आप इंक्रीज करोगे सैम्पल साइज, और सैम्पल साइज इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ईच क्लास वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको हिस्टोग्राम ये नज़र आ रहा है सिमिलर टू बार चार्ट्स। बार चार्ट्स से ही सिमिलर है। बार्स जो हैं वो क्लोजली सिचुएटेड हैं, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट वाले में नज़र आ रहा है, बार्स जो हैं वो क्लोजली सिचुएटेड हैं और ये बार चार्ट से ही सिमिलर है। अगर बार्स टू फ्यू होंगी, बहुत कम होंगी, तो डाटा क्लम्प कर जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बार्स होंगी तो ओवरली डिटेल्ड डाटा होगा। तो आपने सिंपल रखना है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है। फ्रीक्वेंसी टेबल इनने दिया है हमें, जिसमें इनने क्लास लिमिट्स दी हैं, एज इन ईयर्स, ठीक है। फिर इनने फ्रीक्वेंसी उसकी दी है। अब उनने उसी तरह उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी 3 है, उसी तरह आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 लिख देनी है। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी में 2 आ रहा है। अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली 3 लिखी थी, 3 में आपने 2 को प्लस कर देना, आपके पास 5 आ जाएगा। 5 आपकी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 8 कैसे आई? आपने 3 जो है फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे 2 के नीचे 3 लिखी है, 5 के अंदर आपने 3 प्लस कर देना है, आपके पास 8 आ जाएगी। सो ऑन, इसी तरह आप जाते रहेंगे। अब क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसी को हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देना है। जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल 30 थी, इसी तरह हमारे पास क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 30 है, तो वो 0.1 इस तरह आपकी कंटिन्यू रहेगी। हमारे पास ये आगे एज ऑफ द पेशेंट्स, जैसे हमने पिछला अभी किया था, उन्हीं की इन लोगों ने वो हिस्टोग्राम बना दिया और फ्रीक्वेंसी इनने प्लॉट कर दी। अब यूजेस क्या होते हैं हिस्टोग्राम के? हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वैल्यूज इन अ रिलेटिवली सिंपल चार्ट फॉर्म। आप अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वैल्यूज हैं तो आपने उसको सिंपल चार्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर देना है, तो इसके लिए भी हिस्टोग्राम यूज होता है। नंबर 2 इज टू टेल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑकरेंस, ठीक है। आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप इससे बता देते हो। नंबर 3 इज टू इजीली सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। आप इजीली जो है डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। एंड नंबर 4 इज टू सी इफ देयर इज अ वेरिएशन इन द डाटा। अगर डाटा के अंदर कोई ना कोई वेरिएशंस होंगी तो उससे भी आपको पता चल जाता है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से। नंबर 5 इज टू मेक फ्यूचर प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन द डाटा। डाटा के ऊपर, डाटा की बेसिस पे आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो। अपना हिस्टोग्राम इसमें भी यूज होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? द नेचर और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय व्यूइंग द हिस्टोग्राम और अदर ग्राफ्स। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, नेचर देखनी है या शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, तो वो कैसे डिटरमाइन होती है? जब आप हिस्टोग्राम देखते हो या बाकी ग्राफ्स देखते हो। नोइंग द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड टू यूज व्हेन एनालाइजिंग द डाटा। अगर आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को जानना है तो वो आपको हेल्प करेगा टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन देख के पता चल जाएगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज करते हो व्हेन एनालाइजिंग द डाटा, जब आप डाटा को एनालाइज कर रहे होते हो। डिस्ट्रीब्यूशंस आर मोस्ट ऑफन नॉट परफेक्टली शेप। डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली शेप नहीं होते, सो फोकस ऑन द ओवरऑल पैटर्न, नॉट द एग्जैक्ट शेप। तो आपने करना क्या है? आपने एग्जैक्ट शेप को नहीं देखनी, बल्कि ओवरऑल जो पैटर्न है उस पर आपने फोकस करना है। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के और स्टैटिस्टिक के अंदर क्या होता है? स्क्वीनेस इज अ मेजर ऑफ एसिमेट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वीनेस क्या होता है? वो एसिमेट्री होती है ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ द एसिमेट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी? ऑफ अ रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल अबाउट इट्स मीन। स्क्वीनेस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन अनडिफाइंड। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अनडिफाइंड भी हो सकती है।
अब क्विक रिव्यू देखते हैं हिस्टोग्राम की शेप्स का। सबसे पहले हमारे पास जो आपको ए वाली में नज़र आ रही है ऑन योर लेफ्ट साइड, वो है बेल शेप। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेल शेप्ड हिस्टोग्राम। बेल शेप्ड ये नॉर्मल होता है, सिमेट्रिकल होता है, सिंगल पीक होती है और टेपर हुआ हुआ होता है एट आइदर एंड। ठीक है, बी वाले में हमारे पास यूनिफॉर्म आता है। अब ये जो सी वाला है ये जे शेप्ड है, जो डी वाला है ये रिवर्स जे शेप्ड है। बस इसके नाम याद रखने। अब ई वाला जो है वो राइट स्क्यूड है, जो एफ वाला है वो लेफ्ट स्क्यूड है। जी वाला हमारे पास बाय मॉडल है और एच वाला हमारे पास यू शेप्ड है। आपको उसकी शेप नजर आ रही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग। व्हेन यू एनालाइज हिस्टोग्राम, लुक एट द शेप ऑफ द कर्व एंड आस्क योरसेल्फ। अब आपने देखना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। जब आप हिस्टोग्राम बना लेंगे, आपने नीचे नाम लिखना होगा, तो आपने वो कैसे लिखने हैं। डज इट हैव वन पीक और टू पीक्स? पहले देखेंगे उसकी एक पीक है या दो पीक है। सेकेंडली आप ये देखोगे इज इट रिलेटिवली फ्लैट, क्या वो फ्लैट है। इज इट रिलेटिवली यू शेप्ड, क्या वो यू शेप्ड है। आर द डाटा वैल्यूज स्प्रेड आउट ऑन द ग्राफ, क्या वैल्यूज जो हैं वो ग्राफ के ऊपर स्प्रेड आउट हो गई हैं, डाटा की जितनी भी वैल्यूज थी। आर द डाटा वैल्यूज क्लस्टर्ड अराउंड द सेंटर, क्या डाटा की सारी वैल्यूज सेंटर के अंदर ही जमा हो गई हैं। आर द डाटा वैल्यूज क्लस्टर्ड ऑन द राइट और लेफ्ट हैंड्स, क्या डाटा वैल्यूज जो हैं वो राइट और लेफ्ट हैंड्स पे ही क्लस्टर हो गए हैं। आर देयर डाटा वैल्यूज इन द एक्सट्रीम एंड्स, क्या वो एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, आउटलायर्स पे हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन की डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी पीक्स किस साइड पे हैं, वो किस साइड पे सेंटर हुआ हुआ है, किस साइड पे क्लस्टर हुआ हुआ है। उसकी बेसिस पे आप अपने हिस्टोग्राम को नेम दे सकते हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस द डाटा बाय यूजिंग लाइंस कनेक्टेड पॉइंट्स प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसीज एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें चाहिए होते हैं मिड पॉइंट्स। अब हम ये कैसे बनाते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। द फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय हाइट्स ऑफ द पॉइंट्स। आपने हाइट्स देखनी है पॉइंट्स की, उससे रिलेटेड आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आपको नजर आ रही है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, नीचे आ गई फ्रीक्वेंसीज आ गई। ये तो हिस्टोग्राम की शेप दे रहे हैं, आपने डॉट्स जस्ट लाइक दिस। चूज मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कंसिडर प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल को यूज करना है आपने, उसी से रिलेटेड आपने मिड पॉइंट जहाँ पे आपकी मार्क हो रही है, पॉइंट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, वहां पे आपने मार्क कर देना है, सिंपली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द ईच क्लास। अब आपने देखना है इसके मिड पॉइंट्स कैसे आएंगे। मिड पॉइंट्स कैसे आते हैं, आपने क्लास बाउंड्रीज आपके पास डाटा गिवन है, उसके आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए, आगे आपने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। मिड पॉइंट्स आप ऐसे निकालते हो कि आपने जस्ट लाइक आपके पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है ना, फर्स्ट वाली एग्जांपल में 99.5 और आगे 104.5, आपने इन दोनों को करना है प्लस और इनको कर देना है 2 पे डिवाइड। आपके पास निकल आएंगे मिड पॉइंट्स, दैट इज 102। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, आपने ये मिड पॉइंट्स यूज करते हुए अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, टेम्परेचर आपने नीचे ले लेना है एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है वाई एक्सिस पे। अब आ गया ऑगिव, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये क्या होता है, लाइन ग्राफ रादर देन अ बार ग्राफ। ठीक है, अब ये लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ नहीं होता। इसमें आप क्या करते हो, यूजेस क्लास बाउंड्रीज ऑन द एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज यूज कर दी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल एज यू गो रादर देन इंडिविजुअल क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ले ली, क्लास फ्रीक्वेंसीज सिंपल नहीं लेनी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है। Used to visually represent how many values are below a specified upper class boundary। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री से ऊपर क्या आपने वो लेनी है। Cumulative frequency graph OGIF. OGIF is a graph that represents the cumulative frequency for the class in a frequency distribution. OGIF एक वो ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉर द क्लासेस के लिए इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, OGIF। अब ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल ऑफ द हिस्टोग्राम, और ये आपके पास एग्जांपल आ गई ऑगिव की। ऑगिव की शेप थोड़ी सी ऐसी होती है, लाइन ग्राफ होता है इंस्टेड ऑफ द बार ग्राफ। अब आपने क्लास बाउंड्रीज ले ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने देख ली, जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। आपने यहाँ पे डॉट्स ले, आपने इसको ज्वाइन कर। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं पॉलीगॉन्स के। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज सिंपलर देन इट्स हिस्टोग्राम काउंटर पार्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम से ज़्यादा आसान होता है पॉलीगॉन।
इट स्केच एन आउटलाइन ऑफ द डाटा मोर क्लियरली। इससे कि आपको क्या लगता है, इससे आपको पता चल जाता है कि ये आपके डाटा को ना एक आउटलाइन दे देता है, क्लियर आउटलाइन दे देता है। द पॉलीगॉन बिकम्स इंक्रीजिंगली स्मूथ एंड कर्व लाइक एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लासेस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉलीगॉन में सिंपल ये होता है कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होती हैं, ऐसे ऐसे आपका पॉलीगॉन इंक्रीज हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। Thank you so much. Hope you like this video and hope you understand what I say. If you have any query, please let me know through your comments. Take care of yourself. Allah Hafiz.